नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों को बताया मवाली, जिसके बाद गर्मा गई सियासत और उठी है मंत्री के इस्तीफे की मांग। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मीनाक्षी लेखी पर टिकैत का पलटवार, बोले गुंडे वो हैं जिनके पास कुछ नहीं, हम तो किसान हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेगासस पर राज्यसभा में जमकर हंगामा, आईटी मंत्री जवाब के लिए उठे तो टीएमसी सांसदों ने फाड़ दिए पन्ने, बीजेपी सांसदों संग भिड़ गए। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में हर एक खबर की डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों को मवाली बताना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों को बताया मवाली, गर्मा गई सियासत, उठी उनके इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने इन किसानों की तुलना मवालियों से की है। यह भी कहा है कि इस तरह प्रदर्शन करना आपराधिक है, विपक्ष ऐसी चीजों को हवा दे रहा है। लेखी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने उनके बयान पर तीखा विरोध जाहिर किया है, साथ ही लेखी के इस्तीफे की भी मांग की है। गुरुवार को मीडिया से मुखातिब मीनाक्षी लेखी ने कहा, वे किसान नहीं मवाली है, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये आपराधिक गतिविधियां हैं। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वह भी शर्मनाक था। वे आपराधिक गतिविधियां थी, उसमें विपक्ष की ओर से चीजों को बढ़ावा दिया गया। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पूछे गए एक सवाल पर लेखी ने यह बयान दिया। उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप फिर उन्हें किसान बोल रहे हैं, वो मवाली है। इस बयान के तुरंत बाद विपक्ष लेखी पर हमलावर हो गया। दिल्ली में 4 बार विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने लेखी को अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। उन्होंने ट्वीट किया, शर्म करो, मीनाक्षी लेखी जी किसान मवाली नहीं बल्कि अन्नदाता है, इसलिए माफी मांगो या इस्तीफा दो। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि लेखी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। टिकैत बोले कि कृषि कानूनों का प्रदर्शन करने वाले मवाली नहीं किसान हैं, किसान के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसान देश का अन्नदाता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संसद, मीनाक्षी लेखी पर टिकैत का पलटवार, बोले गुंडे वे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, हम किसान हैं। जी हां दोस्तों, संसद में मानसून सत्र के बीच केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। ये सारा प्रदर्शन राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रहा है। उन्होंने कहा कि वे किसान नहीं है, वे गुंडे हैं और ये आपराधिक कृत्य है। 26 जनवरी को जो हुआ वह भी शर्मनाक आपराधिक गतिविधियां थी और विपक्ष ने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। मीनाक्षी लेखी की टिप्पणी के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। गुंडे वे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, हम किसान हैं, गुंडे नहीं, हम अन्नदाता हैं। वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि ऐसी टिप्पणी भारत के 80 करोड़ किसानों का अपमान है। अगर हम गुंडे हैं तो मीनाक्षी लेखी को हमारे द्वारा उगाए गए अनाज को खाना बंद कर देना चाहिए, उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने उनके बयान की निंदा करते हुए किसान संसद में एक प्रस्ताव पारित किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पर कहा कि आज 8 महीने बाद सरकार ने हमें किसान माना है। किसान खेती करना भी जानता है और संसद चलाना भी जानता है। संसद में किसानों की आवाज दबाई जा रही है। जो सांसद किसानों की आवाज नहीं उठाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस पर राज्यसभा में जमकर हंगामा, आईटी मंत्री जवाब के लिए उठे तो टीएमसी सांसदों ने फाड़े पन्ने, बीजेपी सांसदों संग भिड़े। जी हां दोस्तों, इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से कथित तौर पर 300 भारतीयों की जासूसी के गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। गुरुवार जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मामले पर बयान देने के लिए उठे तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पन्ने भी फाड़े और आसन की ओर उछाल दिया। टीएमसी सांसद शांतनु सिंह ने तो मंत्री के हाथ से भी पन्ने छीनकर फाड़ डाले। इस बीच सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हालांकि हंगामा लगातार जारी रहा। बीजेपी और टीएमसी के सांसद भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सेन के बीच तीखी बहस हुई। नौबत यहां तक पहुंच गई कि मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हंगामे के कारण वैष्णव अपना बयान ढंग से नहीं दे सके, उन्हें इसे सदन के पटल पर रखना पड़ा। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई आरंभ हुई, उप सभापति हरिवंश ने बयान देने के लिए वैष्णव का नाम पुकारा। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। वैष्णव ने बयान की शुरुआत की ही थी, यह हंगामा और तेज हो गया। हंगामे के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। उप सभापति ने विपक्षी दलों के रवैये को असंसदीय करार दिया और केंद्रीय मंत्री से बयान को सदन के पटल पर रखने का आग्रह किया। अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में कामकाज नहीं हो पाया। शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सके। सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई आरंभ हुई, उप सभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल के लिए सदस्य का नाम पुकारा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने
हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति ने कहा, प्रश्नकाल सदस्यों के सवाल के लिए है, सवाल जवाब सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप अपने अपने स्थान पर जाएं। इसके बाद भी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जासूसी कराए जाने से भयभीत नहीं, CAA के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, भट्टाचार्य। जी हां दोस्तों, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पेगासस फोन निगरानी से भयभीत नहीं है और संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। द वायर न्यूज पोर्टल ने बुधवार को पेगासस प्रकरण से जुड़े अपने लेख में कहा कि असम के 2 प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी उन लोगों की सूची में शामिल है जिनकी कथित तौर पर जासूसी की गई। असम के इन लोगों में भट्टाचार्य और उल्फा के महासचिव अनूप चेतिया के नाम बताए गए। भट्टाचार्य ने भारतीयों की कथित निगरानी किए जाने को राष्ट्रीय विरोधी करार दिया। उन्होंने PTI भाषा से कहा, इस स्थिति में यदि यह सोचा जाता है कि हम अपने फोन टैप किए जाने से डर जाएंगे तो यह गलत है, हम डरेंगे नहीं। भट्टाचार्य ने कहा कि CAA के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कई राज्यों में NDRF तैनात। जाने मौसम का ताज़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है। दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल तक गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी, 23 से यहाँ भी बारिश पड़ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी 23 से बारिश गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। महाराष्ट्र में गुरुवार को 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पश्चिमी और तटीय महाराष्ट्र में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं विभिन्न शहरों में फंसे हजारों लोगों को निकालने के बीच बचाव दल तैनात किए गए हैं। पुणे, नासिक के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पश्चिमी जिलों सतारा, कोल्हापुर के तटीय जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी और छोटी नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। भिवंडी, बदलापुर, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, चिपलून, खेड़, सावंतवाड़ी, मानगांव, कुड़ाल और अन्य जैसे कई शहरों में 3 से 6 फीट पानी और कुछ निचले इलाकों में उच्च स्तर से भर गया है। रत्नागिरी के चिपलून तालुका में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारतीय नौसेना रत्नागिरी, चिपलून और कोंकण के अन्य क्षेत्रों में बचाव अभियान में शामिल होगी, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। टीमें शीघ्र ही कोंकण क्षेत्र के लिए रवाना होंगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सॉफ्टवेयर की खरीद पर रोक लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, पेगासस के जरिए भारत में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की कथित तौर पर जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की SIT द्वारा जांच की मांग की है। इसके साथ ही भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि SIT जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए। संसद के मानसून सत्र से पहले पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रही है। वहीं सरकार इस जासूसी के मामले को संसद में भी खारिज कर चुकी है। बता दें कि मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजरायल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक जज सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हो सकता है हैक किए गए हो। सरकार ने मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और वह अपने सभी नागरिकों की निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकार ने जांचकर्ता, अभियोजक और ज्यूरी की भूमिका निभाने के प्रयास संबंधी मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। रिपोर्ट को भारत के न्यूज पोर्टल द वायर के साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन और ले मोंडे सहित 16 अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने पेरिस के मीडिया गैर लाभकारी संगठन फॉरबिडन स्टोरीज और राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई एक जांच के लिए मीडिया पार्टनर के रूप में प्रकाशित किया है। यह जांच दुनिया भर से 50,000 से अधिक फोन नंबरों की लीक हुई सूची पर आधारित है और माना जाता है कि इजरायली निगरानी कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभवतः इनकी हैकिंग की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद, नए कृषि कानून वापस लेने का बनाएंगे दबाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। संसद के मानसून सत्र तक उनका प्रदर्शन बृहस्पतिवार से
9 अगस्त तक चलेगा। यहाँ सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वैसे तो कोरोना काल में राजनीतिक सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन में रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की छूट दी है। पुलिस 200 किसानों को अपनी निगरानी में जंतर मंतर लाएगी। किसानों को 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की छूट मिली है। 5 बजे के बाद वह सिंघू बॉर्डर लौट जाएंगे। उधर खालिस्तान समर्थक गुरप्रीत सिंह पन्नू ने पंजाब के युवाओं व किसानों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले को 5 जोन में बांटकर हर जोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपायुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी को दे दी है। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन के बारे में दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठनों की 2 दौर की बैठक हुई। इसके बाद बुधवार को दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई। किसान संगठनों ने पुलिस को आश्वस्त किया कि वह सिंघू बॉर्डर से रवाना होने वाले सभी किसानों की लिस्ट पुलिस को दे देंगे। इसके अलावा दूसरे किसी शख्स के शामिल होने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस अपने सुरक्षा घेरे में किसानों को जंतर मंतर तक पहुंचाएगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान संगठनों ने सभी सांसदों को पीपल्स व्हिप जारी कर अपील की है। वह किसानों की संसद में किस दल ने उनकी आवाज किस तरह उठाई है, इस पर भी किसानों की नजर रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारा अगला स्टॉप यूपी है। बीजेपी को उसके गढ़ में लगाएंगे किनारे, किसान प्रदर्शनकारियों ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से धरने की शुरुआत की है। हालांकि किसानों ने अब ऐलान किया है कि उनका अगला स्टॉप उत्तर प्रदेश है, जहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी को अलग थलग करने की योजना बनाई है। प्रदर्शनकारी किसान एक बार फिर से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ उत्तर प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता प्रेम सिंह भांगू ने कहा, हमारा अगला स्टॉप उत्तर प्रदेश है, जो बीजेपी का गढ़ है। हम बीजेपी को पूरी तरह अलग थलग कर देंगे। समाचार एजेंसी एएनआई से भांगू ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि किसानों ने अभी तक सरकार से 11 दौर की वार्ताएं की हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हालांकि लंबे समय से यह वार्ता रुकी हुई है। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डरों पर बीते साल नवंबर से ही तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज से हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि यह धरना संसद की कार्यवाही की तर्ज पर चलेगा, जिसमें रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे और बिलों पर चर्चा होगी। किसानों की यह संसद 13 अगस्त यानी संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन तक चले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर सियासी घमासान जारी, राहुल गांधी बोले, सब याद रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर दिए गए केंद्र सरकार के बयान पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है, सब याद रखा जाएगा। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें ऑक्सीजन के कारण दिल्ली में हुई मौत की खबरें फ्लैश होती दिख रही हैं। साथ ही ऑक्सीजन में तड़पे मरीजों की तस्वीरें भी दिख रही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले बुधवार को भी एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को बददिमाग राजकुमार था। गिरिराज सिंह ने कहा था कि उनके पास दिमाग की कमी है। आपको बता दें कि ये सारा हंगामा राज्यसभा में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर हो रहा है। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में केंद्र की तरफ से ये कहा गया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली एक मौत का डाटा राज्यों ने नहीं दिया है। सरकार के इस बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने केंद्र पर हमले करना शुरू कर दिया है। शिवसेना ने तो केंद्र सरकार पर मुकदमा तक दर्ज करने की बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में भी सुनाई दी दैनिक भास्कर पर एक्शन की गूंज। कांग्रेस बोली, कोरोना पर सच दिखाने की कीमत चुका रही कंपनी। जी हां दोस्तों, मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर ग्रुप के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों में गुरुवार को रेड मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर की जा रही है। हालांकि दैनिक भास्कर पर छापेमारी की गूंज संसद में भी सुनाई दी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने ऐसा हंगामा किया कि राज्यसभा की कार्यवाही भी कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दैनिक भास्कर पर रेड के खिलाफ संसद में विपक्षी दलों के सदस्यों ने मीडिया समूह दैनिक भास्कर पर टैक्स छापे और जासूसी विवाद पर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इधर आधिकारिक सूत्रों की माने तो यह कार्रवाई विभिन्न राज्यों में संचालित हिंदी मीडिया समूह के
प्रवर्तकों के खिलाफ भी है। दैनिक भास्कर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए मोदी सरकार की ओर से कोरोना के कुप्रबंधन का खुलासा किया था, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह अघोषित आपातकाल है, जैसा अरुण शौरी कहते हैं कि यह मॉडिफाइड इमरजेंसी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने मोदी सरकार पर लगाया संगीन आरोप, कहा केंद्र के गलत फैसलों से हुई 50 लाख लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। राहुल ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि कोरोना के कारण बड़ी संख्या में हुई मौतों के लिए केंद्र की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। राहुल ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम रही, जिसके चलते महामारी की दूसरी लहर में 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। राहुल ने ट्वीट किया, सच्चाई, भारत सरकार के गलत निर्णयों के कारण कोविड महामारी की दूसरी लहर में हमारे 50 लाख भाई बहनों और माता पिताओं को जान गंवानी पड़ी है। इससे पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत नहीं होने की केंद्र सरकार की दलील को गलत बताया और कहा कि लोगों मौत की असली वजह सरकार की गलत नीति रही है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी और उससे जुड़े फैसलों को लेकर राहुल गांधी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। वहीं इससे पहले उन्होंने कहा था कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। बता दें कि मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। इसका केंद्रीय मंत्री भी दिया। उन्होंने कोरोना पर राजनीति करने और आंकड़े छिपाने के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि जिन राज्यों में कोविड प्रबंधन की दिशा में बेहतर काम हुआ है, उनकी खुलकर सराहना की गई है और यह नहीं देखा गया कि उन राज्यों में कौन से दल की सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बथरा से समाजवादी रथ पर हुए सवार। जी हां दोस्तों, वैसे तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर कानपुर रोड से गुजरते हैं, लेकिन बुधवार को उनका कारवां जब उन्नाव की तरफ बढ़ा तो कई बार रुका। ढोल नगाड़ों के बीच एयरपोर्ट से लेकर बथरा तक कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा था। अखिलेश यादव यहां रुके और कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। बथरा तक वह अपनी फ्लीट की कार से पहुंचे, जबकि वहां पहले से तैयार समाजवादी रथ में सवार होकर उन्नाव के पूर्व विधायक उदयराज यादव को लेकर वह आगे रवाना हुए। अखिलेश उन्नाव के सरौसा में बने मनोहर लाल इंटर कॉलेज में पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण करने लखनऊ से सुबह 10:30 बजे रवाना हुए। अपने चुनावी सफर का आगाज करने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार अपने समाजवादी रथ को चुना। लखनऊ की सीमा में बथरा तक उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ उमड़ी। ऐसे में रथ यात्रा को लखनऊ की सीमा के क्षेत्र बथरा से आरंभ करने का निर्णय लिया गया। अखिलेश अपनी फ्लीट के साथ एयरपोर्ट होते हुए कटिया बगिया पहुंचे। यहाँ सुबह से ही शिव शंकर सिंह शंकरी, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व विधायक इरशाद खान, पूर्व एमएलसी प्रदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष विनीत दीक्षित, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय प्रताप बिन्नो व प्रदेश सचिव वीर बहादुर सिंह सहित कई नेता तैयारियों के साथ जुट गए। अखिलेश यादव का कारवां यहां रुका तो ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने गदा तो किसी ने उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें भेंट की। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इसके बाद वह बंथरा पहुंचे, जहां तैयार समाजवादी रथ से उन्नाव की ओर रवाना हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेल से निकलते ही फॉर्म में लौटे चौटाला, किसान नेताओं से मिले, संसद के बाहर प्रदर्शन का ऐलान। जी हां दोस्तों, शिक्षक घोटाला मामले में इसी महीने की शुरुआत में जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अब पूरी तरह से फॉर्म में लौट गए हैं। बुधवार को पूर्व सीएम ओपी चौटाला दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर के पास पहुंचे। यहाँ केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। पूर्व सीएम ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की। किसानों के बीच बैठकर चौटाला ने किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की और 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा की। ओम प्रकाश चौटाला ने यहां कहा कि विपक्षी सांसद गुरुवार को संसद भवन का घेराव करेंगे। यह सांसद किसानों के समर्थन में यह घेराव करेंगे और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने बहादुरगढ़ के बाईपास पर आंदोलन स्थल पर एक सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। चौटाला ने कहा कि चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनहित के कार्यों में रुचि ले, लेकिन दिक्कत यह है कि जब सत्ता गलत लोगों के हाथ में आ जाती है तो सत्ता में बैठे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। नतीजा यह होता है कि जनता के कार्य होते नहीं और फिर जनता बगावत पर उतर आती है। वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। किसानों से मिलने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आए, बल्कि वे तो इस आंदोलन के लिए बधाई देने और खुशी के लड्डू खिलाने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा तो निश्चित रूप से तीनों कृषि कानून वापस होंगे। इससे पहले मंगलवार को ओम प्रकाश चौटाला गाजीपुर बॉर्डर भी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद कुछ देर उनके साथ एक कमरे में
गोपनीय बैठक भी की थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई थी। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को साल 2000 में 3000 से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैरकानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी। सरकार ने अपने एक आदेश में कहा था कि जिन कैदियों ने अपनी 10 साल की सजा के 9.5 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें 6 महीने की विशेष छूट देकर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया था। ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी सजा के 9 वर्ष 9 माह पूरे कर लिए थे, जिसके बाद उन्हें रिहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वाले केंद्र को कोर्ट में ले जाएं, संजय राउत। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से अपने परिजनों को खो देने वाले लोगों को केंद्र सरकार को अदालत में ले जाना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मृत्यु होने के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।